हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पॉइंट क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के बाद उसका नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इससे पहले बता दें कि एलिमेंट्री कैनाल के 4 लेयर होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है उसमें 4 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। पहले लेयर जो आउटर लेयर है उसको कहा जाता है सिरोसा। आउटर लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ वॉल को हम सिरोसा कहते हैं। जो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है उसकी आउटर लेयर को सिरोसा कहा जाता है। सेकंड लेयर को मस्कुलारिस कहा जाता है और थर्ड लेयर को सब मुकोसा कहा जाता है। इसी सब मुकोसा के अंदर जो आप देख रहे हैं इस तरह का फ्लूइड फॉर्म रहता है उसको कहा जाता है म्यूकोसा। और म्यूकोसा के बीच में एक जगह रहता है, पाथवे रहता है जहाँ पर से खाना गुजरता है। उस जगह को, खाली जगह को कहते हैं लूमेन। क्या कहते हैं? लूमेन। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल है, जाहिर सी बात है 9 मीटर लॉन्ग है। माउथ से स्टार्ट होता है ये ट्यूब और एनस तक ख़त्म होता है। लेकिन बता दें कि जो डाइजेस्टिव जूस जो एलिमेंट्री कैनाल में जो पचता है खाना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा कंप्लीट पचता है। और पचने के बाद जो सॉल्युबल लिक्विड होता है वो इसी वीली के द्वारा ऑब्जर्व होता है। ये जो देख रहे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसी वीली के द्वारा वो डाइजेस्टिव जूस इसके द्वारा ऑब्ज़र्व कर लिया जाता है। ऑब्ज़र्व करने के बाद ये आपके ब्लड में जाकर मिल जाता है और वो ब्लड आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के सेल तक पहुंचा देता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री वॉल है इस तरीके से बटे हुए हैं, 4 लेयर में बटे हुए हैं। पहला लेयर को हम सिरोसा, सेकेंड लेयर को मस्कुलारिस, थर्ड लेयर को सबमुकोसा और फोर्थ लेयर आपका जो है मुकोसा। और लास्ट में जहाँ पर से पाथवे है, जहाँ पर से आपका खाना गुज़रता है, उसको कहते हैं लूमेन। इसी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जो चीज़ पचते जाता है तो वो वीली के द्वारा क्या कर लिया जाता है? ऑब्ज़र्व कर लिया जाता है। ये आपका है अगला सलाइवा। सलाइवा जो आप देखा, जो माउथ से सिक्रीट होता है, उस सलाइवा में क्या क्या रहता है? उस सलाइवा में एंजाइम सेलेवरी एमाइलेज रहता है जो कि स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज़ में। एंजाइम सेलेवरी एमाइलेज को हम टायरिन के नाम से भी जानते हैं। इसके वजह से हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है 6.8। उसके साथ साथ हमारे माउथ में एक और एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम है एंजाइम लाइसोजाइम। ये एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, मतलब ये बैक्टीरिया को किल करता है। जो फूड के द्वारा जो बैक्टीरिया आ जाता है उसको किल करता है। नेक्स्ट है साल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। आपकी माउथ में साल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट भी सिक्रीट होता है और म्यूकस और वाटर भी सिक्रीट होता है। तो इसके साथ साथ और भी चीज़ बताया था कि जब हम खाना निगलने लगते हैं तो वो राउंड शेप स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। और उस निगलने के प्रोसेस कहते हैं डिगुलेशन। क्या कहते हैं? डिगुलेशन कहा जाता है। अब हम देखिए खाना तो पच गया, वीली के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया और वीली जो ब्लड में जाके उस एसिमिलेटेड फूड को पहुंचा दिया और वो ब्लड आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के सेल तक उस एसिमिलेटेड फूड को पहुंचा देता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर आपको ग्लूकोज़ का मात्रा पहुंच जाता है। अभी ग्लूकोज़ स्टोर रहता है, जब तक आप सांस नहीं लेते हैं तब तक ये ग्लूकोज़ रिएक्ट नहीं करता है और तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलता है। तो रिस्पायरेशन क्या है? तो रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होता है। क्या ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज़। और ग्लूकोज़ जब ब्रेक डाउन होता है तब हमको एनर्जी मिलता है। इसी को हम रिस्पायरेशन कहते हैं, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज़ टू यील्ड एनर्जी। उसी को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। तो रिस्पायरेशन याद रखिएगा, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो सेल के अंदर स्टोर रहता है वो ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद हमको एनर्जी मिलता है, जिसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। ये रिस्पायरेशन जो है वो सेल के अंदर होता है, जिसकी वजह से हम इसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। जो रिस्पायरेशन होता है वो किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है, जिसके हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए सेल है, ये सेल है, इस सेल में ऑक्सीजन इंटर किया, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज क्या हुआ? इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और रिएक्ट होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाता है। बता दें एक चीज़ और कि एनर्जी डायरेक्ट हमको नहीं मिलता है। एनर्जी पहले फॉर्म होता है एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। जो एनर्जी बनता है वो किससे बनता है? एडीपी, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और प्लस एनर्जी, ये तीनों मिलके बनाता है एटीपी, जिसको कहते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब हमको एनर्जी की ज़रूरत होता है, जब हम काम करते हैं, तब ये एटीपी टूटता है। मतलब एनर्जी पहले एटीपी के फॉर्म में बनता है, उसके बाद जब हमको ज़रूरत रहता है तब ये एटीपी ब्रेक डाउन होता है, तब हमको एनर्जी मिलता है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट हमको एनर्जी, ऑक्सीजन लेते हैं तो डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलता है। पहले एटीपी बनता है, उसके बाद ये ब्रेक डाउन होता है, तब हमको एनर्जी मिलता है। तो याद रखिए कि एटीपी को हम एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं।
अब एक चीज़ और है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें बिना ऑक्सीजन के भी क्या हो सकता है, एनर्जी मिलता है। तो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं वैसे रिस्पायरेशन कहा जाता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। और वैसा रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, वैसा रिस्पायरेशन कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसके बाद वो एनर्जी दे, वैसे रिस्पायरेशन कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। उसके बाद सेकंड है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के बगैर अगर एनर्जी दे, ग्लूकोज टूटने के बाद एनर्जी दे, वैसे रिस्पायरेशन कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। अब एक चीज़ और बता दें कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है, अभी तो देख लिया दो तरह का होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है वो दो फॉर्म में होता है। पहला इसका होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक, और सेकंड होता है एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है और एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंस रहता है। तो इसको तो अभी हम लोगों ने देखा, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस, एक में ऑक्सीजन प्रेजेंस, दूसरा में ऑक्सीजन। उसके बाद देख लीजिए कि पहले बता देते हैं कि दो स्टेप में आपका देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन का बताते हैं पहले कि पहले एरोबिक रिस्पायरेशन में जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, पहले ये टूटता है पायरुवेट में। इसमें टूटता है पायरुवेट में। ये तो 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज क्या 6 कार्बन से बना हुआ है, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये पहले टूटता है पायरुवेट जो बना हुआ है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो याद रखिए पहले ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, उसके बाद अगर यहाँ पर ऑक्सीजन रहा तो उसके बाद ये पायरुवेट टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में ये टूट जाएगा। ये पहला आपका कि पहले याद रखिएगा ग्लूकोज जो होता है पहले पायरुवेट में टूटता है हर केस में, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो। पहले ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, उसके बाद फर्दर अगर ऑक्सीजन रहा तो CO2 H2 एनर्जी में टूटेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो अलग केस है कि वो इथेनॉल में टूटेगा, उसके बाद अभी बता रहे हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि एनारोबिक रिस्पायरेशन के केस में क्या होता है। अब सेकंड केस है एनारोबिक रिस्पायरेशन। उसी केस एनारोबिक रिस्पायरेशन में पहले ग्लूकोज जो रहेगा वो किस में टूट जाएगा, पहले ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में। उसके बाद यहाँ पर अगर ऑक्सीजन नहीं रहा, अगर ऑक्सीजन का मात्रा नहीं रहा तब ये टूटेगा। सेकंड केस आपका है कि ये टूट जाएगा इथेनॉल में, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी में। याद रखिएगा एनारोबिक रिस्पायरेशन के केस में जो ग्लूकोज रहता है पहले पायरुवेट में टूटता है, पायरुवेट में टूटने के बाद अगर उसके बाद ऑक्सीजन नहीं रहा तब ये टूटेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। और एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज टूट जाएगा आपका पायरुवेट में, और पायरुवेट में अगर ऑक्सीजन उसके बाद रहा, प्रेजेंस रहा, तब उस केस में ये टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। पहला बता दें कि ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटता है, ये कहाँ टूटता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में टूटता है। साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटने का जो प्रोसेस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद अगर यहाँ पर ऑक्सीजन रहा तो उसके बाद ये ऑक्सीजन का जो पायरुवेट जो फर्दर जो आगे टूटता है ये टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रियम। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ग्लूकोज पहले कहाँ टूटता है, पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है, और ये टूटता है किस फॉर्म में, तो ये टूटता है आपके पायरुवेट के फॉर्म में जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और इसके बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस रहा तब कहाँ टूटता है, तब वो टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन के केस में। ये एनारोबिक रिस्पायरेशन केस है। इस केस में पहले ग्लूकोज पायरुवेट में इसमें भी टूटेगा, उसके बाद ऑक्सीजन एब्सेंस रहा तो ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटेगा। ये देखो ये पूरा साइकिल है, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में टूटा, इस पूरे साइकिल को कहते हैं क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट और पायरुवेट से
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में टूटना, इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। और एक चीज़ और बताते हैं, ग्लूकोज से पायरुवेट के टूटने की प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब जितना बार ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए कोई भी आपको ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं होता। अब आप सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी कर सकते हैं। अब रहा बात, कभी कभार जो होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी। उस केस में क्या होगा? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे कि आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम आपके सेल तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, तो उस टाइम ये जो आपका ग्लूकोज है कैसे टूटेगा? तो पहले जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज आपका पहले जैसे टूट रहा था पायरुवेट में, वो पायरुवेट में टूटेगा ही। ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूट जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी है, तो इस केस में पायरुवेट जो होगा, आप लैक ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस केस में जो आपका पायरुवेट रहेगा ये टूट जाएगा, लैक्टिक एसिड बना देगा। आपके शरीर में क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड प्लस आपका बना देगा एनर्जी। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जब आप तेज़ दौड़ते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से आप थक जाते हैं या आपके शरीर के मसल में क्या हो जाता है? पेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन आता है, क्योंकि उस टाइम आपके सेल को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, क्योंकि सेल को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो आपको एनर्जी प्रॉपर प्रोवाइड कर पाएगा। अब लैक्टिक एसिड बन गया तो अभी तो आपका पैर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हटाने का तरीका क्या है कि आप कोल्ड बाथ कर लीजिए या मसाज कर लीजिए। इस लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, इसको कहते हैं लैक्टेट फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टेट फर्मेंटेशन कहा जाता है। लैक्टेट फर्मेंटेशन कहा जाता है, ठीक है, लैक्टेट फर्मेंटेशन। और याद रखिएगा, ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटता है। ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटने के लिए कोई भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होता है। उसके बाद अगर ये ऑक्सीजन रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में टूटेगा, और ऑक्सीजन नहीं रहा तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी में टूटेगा। अगर कमी रहा ऑक्सीजन का तो लैक्टिक एसिड में टूटेगा। तो ये आपका था, याद रखिएगा 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, और सेकंड आपका एरोबिक है एनारोबिक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा किस टाइप से आपका रिस्पायरेशन चलेगा। एक बार इस फिगर को समझ लीजिए कि पहले ग्लूकोज टूटता है साइटोप्लाज्म में, कहाँ टूटता है? 2 पायरुवेट में टूट जाता है, और 1 पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है तो 2 पायरुवेट कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ तक टूटने के लिए कोई भी ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं होता। उसके बाद 3 केस बनता है। पहला केस ऑक्सीजन प्रेजेंस रहा तो नॉर्मली सेल में ऑक्सीजन रहा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में टूटेगा। अगर ऑक्सीजन की कमी रहा मसल में तो उस केस में लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा। और ईस्ट के केस में यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं रहता, इस केस में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। जो प्रिपरेशन होता है शराब बनाने का, वैसी तरीके से शराब बनता है। मतलब उसको ज़मीन के अंदर ऐसा बंद कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आए, सड़े गले, उसके बाद ताकि उसमें इथेनॉल बने, उसके बाद ही वो आप देखते हैं शराब इसी टाइप से बनता है ताकि उसमें इथेनॉल का बन सके। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तभी वो इथेनॉल बनाएगा। अब ये पहले याद रखिएगा, एरोबिक रिस्पायरेशन के केस में जो 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, वो सेल के अंदर टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड ऑफ पायरुवेट में। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में टूट जाता है। इस टूटने के प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ये होता कहाँ पर? तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस रहा, मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन रहा, तो उस केस में यही पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में। तो ये याद रखिएगा इस प्रोसेस को। अगर ऑक्सीजन कमी हुआ सेल में तो मसल में आपका लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका जो था पूरा